नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडेट्स। इस वीडियो में हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में जानेंगे, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसे कि थॉर्नडाइक ने दिया था। इससे पहले के वीडियोस में हमने पावलोव और स्किनर की थ्योरीज को भी देखा था। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत क्या होता है, फिर थॉर्नडाइक के उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जो कि उन्होंने एक कैट के ऊपर यानी कि एक बिल्ली के ऊपर किया था, और फिर थॉर्नडाइक ने जो कुछ लॉज ऑफ लर्निंग बताए हैं उन सीखने के नियमों को भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की इसलिए कि किस तरीके से मनोविज्ञान को बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई किया जा सकता है। थॉर्नडाइक ने ही सबसे पहले कनेक्शनिज्म यानी कि संबंधवाद पर काम किया था। संबंधवाद क्या होता है? जिसमें कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के आपसी संबंध की बात की जाती है। और इसी कनेक्शनिज्म पर बाद में स्किनर ने काम किया था, जिससे कि उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में स्टिमुलस रेस्पॉन्स फ्रेमवर्क की बात की थी, यानी कि एसआर फ्रेमवर्क। आपको याद होगा इससे पहले वाली थ्योरी यानी कि स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली थ्योरी में हमने पढ़ा था कि स्किनर ने आरएस फ्रेमवर्क की बात की थी। आरएस फ्रेमवर्क यानी कि रेस्पॉन्स स्टिमुलस फ्रेमवर्क, क्योंकि वहां पर चूहा पहले इधर उधर रेस्पॉन्स दे रहा था, उसको कुछ पता नहीं था कि सामने से कोई स्टिमुलस मिलने वाला है भी या नहीं, और फिर बाद में वहां पर स्टिमुलस यानी कि फूड उसके सामने प्रेजेंट किया जाता था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लो। लेकिन यहां थॉर्नडाइक की थ्योरी में एसआर फ्रेमवर्क यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस फ्रेमवर्क की बात हुई है। यहां पहले स्टिमुलस मिलता है और फिर उसके लिए रिस्पांस दिया जाता है। चलिए समझते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो कि थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली के ऊपर। इसके लिए उन्होंने एक बॉक्स डिजाइन किया जिसे कि कहा गया है पजल बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर उन्होंने एक भूखी बिल्ली को रख दिया, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। और इसका दरवाजा क्या है? बंद किया हुआ है। यहां एक खिड़की है जिससे कि बिल्ली बाहर देख सकती है, और बाहर क्या है? फिश है, यानी कि बिल्ली का जो फूड है वो यहां रखा हुआ है। अब ये बिल्ली इस फूड को देखती है, यानी कि ये उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है। बिल्ली के लिए क्या कर रहा है? ये स्टिमुलस का काम कर रहा है। और ये भूखी बिल्ली बाहर आकर के इस फूड को खाना चाहती है, मछलियों को वो खाना चाहती है। इसके लिए बिल्ली उस बॉक्स में इधर उधर भागती है, इधर उधर पंजे मारती है, जिससे कि वो बॉक्स खुल जाए और वो बाहर आ सके। लेकिन कहीं से भी वो दरवाजा खुलता नहीं है। फिर अचानक से क्या होता है कि बिल्ली का पैर कभी पड़ जाता है इस लीवर के ऊपर, और जैसे ही इस लीवर को प्रेस करती है बिल्ली, क्या होता है कि दरवाजा खुद ही खुल जाता है अचानक से। जैसे ही दरवाजा खुलता है बिल्ली बाहर आती है और उस मछली को खा जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को थॉर्नडाइक ने फिर से रिपीट किया। इसी बिल्ली को फिर से इस बॉक्स में रखा गया और सामने में उसे स्टिमुलस दिया गया इस फूड के रूप में। इस टाइम भी बिल्ली क्या करती है? इधर उधर पैर मारती है जिससे कि बॉक्स खुल जाए, लेकिन बॉक्स खुलता नहीं है। फिर अचानक से उसका पैर पड़ जाता है किसके ऊपर? लीवर के ऊपर, और लीवर प्रेस होते ही बॉक्स क्या हो जाता है? खुल जाता है। यहाँ का दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर वो फूड खा लेती है। लेकिन एक फर्क है यहाँ। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में इस लीवर पर पैर डालने में जितना समय लगा था बिल्ली को, उससे कम समय इस बार लगा है इस लीवर पर पैर डालने में। और जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया तो हर नेक्स्ट टाइम में बिल्ली और कम समय ले रही थी इस लीवर पर पैर डालने में। वो इधर उधर बेवजह का प्रयास करने के बजाय बहुत जल्दी ही क्या करती, इस लीवर पर पैर को प्रेस करती थी, जिससे कि दरवाजा खुल जाता था और वो मछली को खा लेती थी। तो अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यहां जिस एसआर फ्रेमवर्क की बात की गई थी वो क्या था। यहां बिल्ली के पास पहले स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया। क्या चीज? उसका फूड। वो मछलियों को पहले देखती है और फिर उसके लिए वो क्या कर रही है? रिस्पॉन्स दे रही है। ये अपोजिट है किसका? स्किनर की थ्योरी का, जो कि आपने देखा था। वहां पहले क्या हुआ था? रिस्पॉन्स हो रहा था और बाद में स्टिमुलस के रूप में क्या दिया गया था? फूड प्रेजेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर थॉर्नडाइक ने कुछ सीखने के नियमों को बताया, कुछ लॉज ऑफ लर्निंग बताए उन्होंने। चलिए उन्हें देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम दो प्रकार के होते हैं, प्रधान नियम और गौण नियम, यानी कि प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। ये जो प्राइमरी लॉज हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो सेकेंडरी लॉज हैं वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए पहले समझते हैं कि ये प्रधान नियम यानी कि प्राइमरी लॉज क्या होते हैं।
थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रधान नियमों को यानी कि 3 प्राइमरी लॉज को बताया था। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि सीखने के लिए तत्परता का होना, रेडीनेस का होना आवश्यक है। अगर बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं है तो उसे बहुत अच्छे से सिखाया नहीं जा सकता है, और इसलिए यह जरूरी है कि क्लास में जाने के बाद सीधा पढ़ाना नहीं शुरू कर देना चाहिए। पहले माहौल बनाना चाहिए जिससे कि बच्चे सीखने के लिए क्या हो सके, रेडी हो सके, तत्पर हो सके। दूसरा है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यहां यह कहा गया है कि कोई भी जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो एक्सरसाइज के कारण और बेहतर हो पाता है। अगर एक्सरसाइज किया जाए, अगर अभ्यास किया जाए तो सीखने की प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो सकती है। और इसी नियम के 2 अंग बताए गए हैं। पहला है उपयोग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ यूज, और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज के अकॉर्डिंग अगर लर्न की हुई चीज को बराबर दोहराया जाए, बराबर अभ्यास में लाया जाए, यूज किया जाए, तो वो लर्निंग और प्रगाढ़ होती चली जाती है और मजबूत होती चली जाती है। और जो लॉ ऑफ डिसयूज है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि अगर सीखी हुई चीज को उपयोग में ना लाया जाए, उसका यूज नहीं किया जाए, तो वो चीज क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे धूमिल पड़ने लग जाती है, वो मेमोरी से हटने लग जाती है। तो ये थे अभ्यास के दोनों नियम, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। इसके बाद आता है प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें यह बताया गया है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, अगर इसका इफेक्ट, अगर इसका प्रभाव लर्नर पर सुखद पड़ता है, प्लीजेंट इफेक्ट पड़ता है, तो वो आगे इसको कंटिन्यू करना चाहेगा, वो फ्यूचर में और लर्न करना चाहेगा। लेकिन अगर इसका इफेक्ट प्लीजेंट नहीं होता है, लर्नर को अच्छा फील नहीं होता है सीख करके, तो वो आगे इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा। तो ये थे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए अब समझते हैं सीखने के गौण नियमों को, यानी कि सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग को। यहां जो कुछ नियम दिए गए हैं, इनमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई बंदा किसी परेशानी में घिरता है या किसी नए सिचुएशन को फेस करता है, तो वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देता है, और ये देखता है कि कौन सी प्रतिक्रिया उसे सॉल्यूशन तक पहुंचाती है। ये है मल्टीपल रिस्पॉन्सेज का नियम, यानी कि बहुप्रतिक्रिया का नियम। फिर आता है लॉ ऑफ एटीट्यूड, जिसे कि मनोवृत्ति का नियम या फिर मानसिक विन्यास का नियम कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग सीखने के लिए पहले वैसा माइंडसेट होना जरूरी है, वैसी मनोवृत्ति होना जरूरी है कि सीखा जा सके। सही एटीट्यूड के बिना सीखा नहीं जा सकता है। फिर आता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी या फिर आंशिक क्रिया का नियम। इसमें कहा गया है कि जब भी हम किसी बड़ी चीज को सीखते हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीखते हैं, और इस तरीके से सीखना ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा आसान होता है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ एनालॉजी या फिर सादृश्यता का नियम। इसमें कहा गया है कि जो पुराना नॉलेज होता है, जो ओल्ड नॉलेज है, उसे हम नए सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज आपने पहले सीखा उसे आप नई सिचुएशंस में भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आपको साइकिल चलाना आता है तो मोटरसाइकिल चलाने में आप उस ज्ञान को अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसमें यह कहा गया है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में और अलग अलग स्टिमुलसेस के बीच क्या कर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं। जैसा कि आपने पावलोव के थ्योरी में देखा था, क्लासिकल कंडीशनिंग वाली थ्योरी में, कि उस कुत्ते ने क्या किया था, अलग अलग स्टिमुलसेस में, वो फूड में और बेल में एसोसिएशन बनाने लग गया था। तो उसी चीज की बात यहां की गई है कि हम लोग सिचुएशंस में, स्टिमुलसेस में क्या कर सकते हैं, रिलेशंस बना सकते हैं, उन्हें एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये थे सीखने के कुछ गौण नियम। इसके अलावा भी कुछ गौण नियम होते हैं, बट वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें कि आपको ये चुनना होता है कि उनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ है, यानी कि प्रमुख नियम है, और कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है। तो ये थी कुछ बातें थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। आप फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको लिंक्स मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।